हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसका सब टाइटल है फ्रॉम एंग्लो सेक्शन पीरियड टू मॉडर्न एज। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो जो कल्चर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, वो डेवलप हुआ था 1000 वर्ष पहले, और जो डिवाइडेड हुआ डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स में। उसके बेसिस क्या है? रूलर्स, लैंग्वेज, राइटिंग स्टाइल, इन सब के बेसिस पर जो है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वो डेवलप किया गया है। जो राइटर्स ने इसको विभागों में बांटा है, वो इन बेसिस पर बांटा है कि किस तरीके से रूलर्स ने वहाँ पे राज किया, लैंग्वेज क्या वहाँ पे यूज़ होती थी, राइटिंग स्टाइल क्या थी, वहाँ का पैटर्न क्या था। और ये लगभग 1000 वर्ष पहले ये डेवलप हुआ है एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसके बारे में कि हम आगे अब इसमें चैप्टर में समझेंगे कि किस तरीके से डिवीज़न हुआ, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे डिवीजन में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे देखने पा रहे हैं कि टोटल 8 पार्ट्स हैं हमारे पास। ओल्ड है इंग्लिश, फिर मिडिल इंग्लिश, फिर रेनेसा, इस तरह करके, तो एक एक करके हम देखते जाते हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो 450 से लेके स्टार्ट हुआ था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, सारा कवर अप करना मुश्किल है। मिडिल इंग्लिश का पीरियड 1066 से 1500 तक, और इसको जो है इसमें जो मेन चीज़ें हैं, थीम्स क्या है, चाइवलरी है, रोमांस है, रिलीजन है, फेमस वर्क क्या यहाँ के है, राइटर्स कौन है यहाँ के, ये आप देख लीजिए इंपॉर्टेंटली। यही चीज़ें आप पढ़ लीजिए, जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो इस पूरी पीपीटी के थ्रू मैंने कोशिश की है बना दूँ, समझा दूँ। और उसके बाद और जो चीज़ें हैं आपको जो डिफ़िकल्ट लग रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में बहुत सारा चीज़ें आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अगर चाहेंगे तो हम कमेंट में भी डिटेल्स में कुछ आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा आपका कोर्स कवर करने में मैं मदद कर सकती हूँ जल्दी में, जो मैं बना रही हूँ। तो इस समय पे नॉर्मन जो है नॉर्मन के राजा थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनका जो आना था इंग्लैंड में, और उनके पास फ्रेंच के बारे में बहुत कुछ था, तो उन्होंने आके यहाँ पे मिडिल इंग्लिश में बहुत कुछ अपना योगदान दिया था, जिसकी वजह से इंग्लिश बहुत अच्छा फ्लोरिश भी हो गई थी। तो उनका जो थीम होता था वो थीम बताया गया, क्या क्या थीम्स पे लिखते थे वो लोग, ठीक है। फेमस वर्क क्या थे उनके, राइटर्स कौन कौन थे, चौसर थे, लैंगलैंड थे, वोवर थे, इतना इंपॉर्टेंट था। दूसरा उसके बाद आया रेनेसा, मिडिल एज के बाद में, जिसमें रिवाइवल ऑफ आर्ट हुआ, आर्ट की खोज हुई, कल्चर की खोज हुई, लर्निंग हुई, फोकस हुआ ह्यूमनिज्म पे, क्रिएटिविटी पे खोज हुआ। और इसके जो राइटर्स हैं विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, ठीक है, जिनका ये फेमस वर्क साइड में ब्रैकेट में दिया हुआ है। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1500 से लेकर 1660 तक का इनका इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड था। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हर बच्चे को पता ही होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप रीड करते रहिए, 4-5 बार इसको देख लेंगे, सुन लेंगे, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये बेस आपके पास रहेगा तभी आप लॉन्ग आंसर्स में सही बात लिख पाएंगे। अगर आपको पता चल जाए कि रेनेसा पीरियड में रिवाइवल ऑफ आर्ट हुआ था, तो आप आर्ट के ऊपर बहुत कुछ लिख सकते हैं, कल्चर के ऊपर बहुत कुछ लिख सकते हैं, लर्निंग के ऊपर बहुत कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद आया न्यू क्लासिकल पीरियड, जो 1660 से 1798 तक का टाइम है। इसमें फोकस किया गया ऑर्डर पे, रीज़न पे और लॉजिक पे। लोगों के अंदर अब क्वेश्चन आने लगा, रीज़न करने लगे लोग, और ये डिवाइड हो गया रेस्टोरेशन, ऑगस्टन और जॉनसन पीरियड में। न्यू क्लासिकल एज फाइनली 3 पीरियड्स में डिवाइड हुआ, जिनका नाम हुआ रेस्टोरेशन, ऑगस्टन और जॉनसन। ये तीनों जो है, ये दोनों ऑगस्टन और जॉनसन तो एक राइटर खुद ही थे। तो रेस्टोरेशन पीरियड में इसमें रीस्टोर होने लगी चीज़ें, नई तरीके से क्लासिकल को नए तरीके से रिप्रेजेंट करने लगे जो राइटर्स थे। सोसाइटी के ऊपर जो चीज़ें थी उनको बेस्ड करके चीज़ों को अलग तरीके से लिखने लगे। लिटरेचर में हम क्या देखते हैं, हम यही देख रहे हैं, हम 3 चीज़ों को बेस मान रहे हैं। राइटिंग स्टाइल क्या थी, वहाँ का रिलीजन क्या था और कल्चर क्या था। तो उसमें जो राइटर्स यहाँ पे लाते थे, तो उसी की वजह से तो लोग जागरूक हो पाते थे ना। तो उसी में हमें ये देखना है कि न्यू क्लासिकल पीरियड कितने समय से कितने समय तक का है, इंपॉर्टेंट राइटर्स इसमें कौन थे, उन्हीं को आप बढ़ा चढ़ा के अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जितना स्लाइड्स में उतना आपके अंदर रट जाना चाहिए आपको, बिल्कुल बार बार देख के इतनी चीज़ें 4-5 लाइनें हर क्लासिकल एज के बारे में बताई गई हैं, हर पीरियड के बारे में बताई गई हैं, तो उतनी चीज़ें आपके माइंड में सेटअप हो जानी चाहिए कि इतनी चीज़ें हमें इस पीरियड के बारे में, इस एज के बारे में पता ही होनी चाहिए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। और उसमें जो फेमस राइटर्स हैं उनके बारे में भी ये पता कर लीजिए कि जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन जो है, ये नियो क्लासिकल पीरियड कहलाता है। कितने समय से, 1660 से लेकर 1798 तक का समय जो है। और इनका जो फोकस था रीज़न, लॉजिक और ऑर्डर के ऊपर था। इन्होंने मेनली फोकस इसी बात पे किया था कि किस तरीके से रीज़न होता है हर चीज़ का। अगर कोई चीज़ हो रही है, कल्चर कोई अपनाया जा रहा है, तो क्यों अपनाया जा रहा है, उसका क्या रीज़न है, किस लॉजिक से हम कोई काम अपना रहे हैं, किस लॉजिक से हम कोई चीज़ नहीं अपना रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा, इसमें आप अपना बहुत माइंड यूज़ करके बहुत कुछ लिख सकते हैं।
और देखिए आपका क्रिएटिविटी भी इसमें डाल सकते हैं अपनी कि किस तरीके से उस समय पे लोग क्रिएटिव हो रहे थे। अभी की चीज़ें भी थोड़ा बहुत आप उसमें मेंशन कर सकते हैं एग्जांपल के थ्रू कि जैसे इस समय पे हम ये चीज़ अडॉप्ट करके इस तरह को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद आया रोमांटिक पीरियड, जिसमें 1798 से 1837 की बात है, और इसमें इमोशंस आ गए, नेचर आ गया, इमेजिनेशन आ गया, इस सब चीज़ को रोमांटिक चीज़ों को नाम देते हैं हम। रोमांटिक मतलब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है लव से रिलेटेड, बल्कि इन तीनों चीज़ों को हम रोमांटिक पीरियड बोलते हैं, जिसके विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर और जॉन कीट्स, पीबी शैली, लॉर्ड बायरन, ये सारे इंपॉर्टेंट जो पोएट्स हैं इन चीज़ों पे फोकस करते थे, इमोशन पे, नेचर पे, इमेजिनेशन पे। तो रोमांटिक का मतलब क्या हो गया, इमोशन से रिलेटेड चीज़ें, नेचर से रिलेटेड चीज़ें और इमेजिनेशन से रिलेटेड चीज़ें जो भी होती हैं वो सारे रोमांटिक एज में आती हैं, जो कि 1798 से लेके 1837 तक का टाइम पीरियड है। और जितनी भी चीज़ें इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके माइंड में आ जाए, अपने थ्रू भी आप जो बना सकते हैं, किस किस थीम से रिलेटेड, इमोशन, नेचर और इमेजिनेशन, इन सभी चीज़ों को आप इसके अंदर डाल सकते हैं कि रोमांटिक पीरियड में क्या क्या चीज़ें रही होंगी, किस तरीके से उस समय पे ये सारी चीज़ें पनपी, किस तरीके से राइटर्स ने, पोएट्स ने अपने पोएम के थ्रू, अपने राइटिंग के थ्रू इन सब चीज़ों को जनता के सामने, लोगों के सामने लेके आए, पब्लिश कराया, कभी कुछ नाटक किया, कभी कुछ किया, जिसकी वजह से ही हम लोग भी इन सब चीज़ों के पीछे अट्रैक्ट हुए। जिस तरीके से आजकल हम लोग टीवी में दीवाने हैं, है ना, हम लोग इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ों के पीछे हम लोग देखते हैं ना, टाइम अपना पास करते हैं। तो उस समय पे बुक्स रीडिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, जिसकी वजह से डिफरेंट पीरियड्स में चीज़ें डिवाइड हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं विक्टोरियन पीरियड आया, इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्री बनने लगी, खूब मॉरल कंसर्न आने लगा लोगों के अंदर, बहुत सारे नॉवेलिस्ट आए इस टाइम पे, जैसे चार्ल्स डिकेंस, इलियट्स, थॉमस हार्डी, पोएट्स भी इस टाइम पे बहुत सारे आ गए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इन मतलब लोगों ने शुरू कर दिया, बहुत कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया, अपनी राइटिंग को पैशन मान के, लोगों को जागरूक करने के लिए भी और अपना पैशन बनाने के लिए भी लोग चीज़ों के बारे में लिख लिख के लोगों तक पहुंचाने लगे कि लोगों को जागरूकता हो जाए किसी चीज़ के बारे में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में मेनली कि लोगों तक जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं, जैसे आजकल हम लोग ये प्रचलन करते हैं ना, प्रचार करते हैं, उस तरीके से पहले के टाइम पर क्या होता था कि लोग लिख के हर चीज़ें ज़्यादा फोकस करते थे, बताते थे। तो उस तरीके से पोएट जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग जैसे ये सारे नॉवेलिस्ट, पोएट्स, इनकी सारी बहुत सारी बुक्स आई जो लोगों को जागरूक की, बहुत प्रचलित हुई, लोग पढ़ के जागरूक भी होते हैं। बहुत सी किताबें पढ़ के लोगों के अंदर जागृति आती है, बहुत सी चीज़ें चेंजेस करते हैं। तो विक्टोरियन पीरियड स्पेशली माना जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और मोरल कंसर्न के लिए। अब आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात, जितनी भी चीज़ें आपने कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट्स में पढ़ रखी हैं, उसको कोरिलेट करके आप इसमें आंसर्स लिख सकते हैं। इवन मॉरल कंसर्न्स के बारे में भी, जो मॉरल कंसर्न्स हमारे क्या होते हैं, टिकेट्स होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी विक्टोरियन एज के अंदर आप डाल सकते हैं। कहीं से कोई आंसर आपका गलत नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से सन की बात करें, 1837 और 1901 में क्या मॉरल एटिकेट्स रहे होंगे, क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रहा होगा। ये थोड़ा कॉमन सेंस का भी यूज़ है। बस आप ये बेसिक लेक्चर्स आप समझ लीजिए, उसके बाद थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज़ करके भी पेपर को अच्छे से राइटिंग करेंगे जब आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पेपर करना होगा तब, है ना। और उसके बाद विक्टोरियन एज के बाद जो हमारा आएगा, उसके बाद हम देखेंगे कौन सी स्लाइड्स आने वाली हैं। लेकिन इसमें जो विक्टोरियन एज जो हल्के में लग रहा है आपको ना कि क्या है, इंडस्ट्री जैसे रिवॉल्यूशंस आजकल बहुत सारे हो रहे हैं हमारे लाइफ में, उसके ऊपर भी इसमें डाल सकते हैं कि इसी तरीके का एग्जांपल वहाँ देखें, है ना। मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें, 1901 से 1945 तक का टाइम होता है ये। इसमें जो वार्स हो रहे थे, वो उसने जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उसने लिटरेचर को बहुत प्रभावित किया। झगड़े लड़ाई हो रहे थे, जो ऑब्वियस सी बात है, सारे पोएट्स लड़ाई झगड़े के बारे में लिख रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे कल्चर के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर, कि जैसे राजा का बेटा राजा ही क्यों बनता है, और बहुत सी चीज़ें कि एक दूसरे से लड़ाई कर ही हम एक दूसरे के राज्य को कैसे पाते हैं, क्या कोई शांति की चीज़ हो सकती है। तो उस टाइम पे बहुत से राइडर्स, जैसे वेस्टलैंड लिखी गई टी.एस. इलियट द्वारा, जेम्स जॉयसी ने यूलिसिस की बात की कि ऐसा वर्ड एक होना चाहिए जो बिल्कुल स्वर्ग की तरह हो। वर्जीनिया वुल्फ है, मिसेस डॉलोवे लिखा उन्होंने सोसाइटी और कल्चर, मॉडर्न कल्चर वगैरह के बारे में बताने के लिए। तो लोग जागरूक करने के लिए डिफरेंट पैटर्न अपनाते थे कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, वो समझ पाएँ मॉडर्न पीरियड में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे गलती हो रही है,
कहाँ पे हम लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, कहाँ पे हमें सुधरने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें बिगड़ने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट होके काम करना है, कहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट होके काम नहीं करना है, हमको मॉरल रहना है, अपने बच्चों को क्या कल्चर देना है, औरतें कैसे रहती थी, क्या कपड़े पहनती थी, स्टाइल सेंस क्या था, बॉयज़ का स्टाइल सेंस क्या था, ये सारी चीज़ें लिटरेचर के अंतर्गत आती हैं। मतलब कि हर एक चीज़, जो चीज़ें भी इसके अंदर मॉडर्निटी में चेंजेस हो रहे थे पहले के टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में, यानी 1901 में क्या क्या चेंजेस आए, ट्रैवल चीज़ें बदल गई, सब चीज़ें बदल गई, वो सब उसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न, यानी मॉडर्न होने के बाद क्या हुआ, कॉन्टेम्प्रेरी जो पीरियड था वो 1945 से लेके अब तक का कल्चर चल रहा है। ये सबसे ईजी है आपको समझने। फ्री स्टाइल हो गई, कोई फंसा हुआ मामला नहीं था कि हाँ कोई किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही आपको लिखना है। लैंग्वेज भी चेंज हो, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। तो इसके जो राइटर्स हैं, जॉर्ज ऑरवेल हैं 1984 में जिन्होंने लिखा है, सलमान रश्दी हैं मिडनाइट चिल्ड्रन जिन्होंने लिखा है, आप इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी भी नॉवल है। और डोरिस लेसिंग, कुजारो इसेरियो, ये सारे चीज़ें पोस्ट मॉडर्न का मतलब हो गया कि मॉडर्निटी से थोड़ा हटके हर चीज़ फ्री हो गई, किसी चीज़ पे कोई बाध्यता नहीं है, हर चीज़ के लिए फ्री हैं आप लिखने के लिए। चाहे आप पोएट लिखें, चाहे मिक्स्ड वर्जन लिखें, चाहे किसी क्लासिकल का टर्म यूज़ करें, चाहे ना करें, आप फ्री स्टाइल भी, बहुत सारी पोएम्स आ गई, बहुत सारी नॉवेल्स आ गई जो मिक्स्ड एंड मैच बनने लगी, हॉरर प्लस कॉमेडी, कॉमेडी प्लस हॉरर, बहुत सी चीज़ें मिक्स एंड मैच होने लगी। इसमें फ्री हो गए लोग, मॉडर्न हो गए। बिल्कुल पोस्ट मतलब होता है बाद में, मॉडर्न का मतलब होता है जो मॉडर्न हो गए हैं। तो इसमें हम पोस्ट मॉडर्न चीज़ों के बारे में देखें। मेन टॉपिक यही है कि जो अब तक चल रहा है, आज का जो समय है, आज की जो चीज़ें हैं, उसके बारे में भी आप इसके अंदर बहुत कुछ लिख सकते हैं, जो आप अपनी आंखों से सरेआम देख रहे हैं कि 45 से लेके अब तक का जो चेंजेस आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, या अब तक 10th-12th में जो भी पढ़ाई की है आपने, वो सारी लिटरेचर इसके अंदर, यानी हिस्ट्री का हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, वो जितनी भी नॉलेज आपके पास है वो आप इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ कर सकते हैं। वो कहीं से भी कोई गलत नहीं होगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि टॉपिक से को रिलेट करनी चाहिए चीज़ें। टॉपिक से रिलेट करेंगी तो आंसर आपको पूरे मिलेंगे, और अगर टॉपिक से रिलेट नहीं करेंगी तो फर्जी बातें नहीं लिखनी है। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। आप कोशिश करिए तो जो राइटर्स के नाम दिए हैं वो याद कर लीजिए, 2-4 याद कर लीजिए हर उसमें, ताकि जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आपको पता होनी चाहिए, नेक्स्ट आपके आगे कैरियर में भी ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। ध्यान रखिएगा इसको। आप अगर कंक्लूज़न करें तो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो सोसाइटी के बारे में पूरी चीज़ें बताता है, जिसमें ह्यूमन की इमोशंस आती हैं, पॉलिटिक्स आती है, रिलीजन आता है, इमेजिनेशन आता है, और जो अब तक जीवन में सबके चलता चला आ रहा है, छोटी सी छोटी घटनाएं जो अभी तक जीवन में चेंजेस लेके आई हैं, बदलाव लेके आई हैं। किसी भी इंसान या किसी भी सोसाइटी या किसी भी कंट्री में जो चेंजेस हुए हैं, उन सब चीज़ों को जब हम लिखित रूप में दे देते हैं, उसी को हम बोलते हैं लिटरेचर। और अगर वो चीज़ इंग्लिश में होती है तो हम उसको बोल देते हैं इंग्लिश लिटरेचर। बस इतनी सी बात है, इसको बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, समझ के करना है। और बस समझना इतना है कि हर पीरियड्स में जाइए, 8 पीरियड्स को आप ध्यान से, इस जो 4-4 पॉइंट्स हमने दिए हैं उसका नोट्स बना लीजिए, या तो इसी स्लाइड्स को बार बार सुनते रहिए, देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक अपने फाइल में रेडी कर लीजिए। या अगर आपको कुछ नहीं करना है, फालतू की अपनी मेमोरी नहीं बढ़ानी है, तो इसी को बार बार खोल के देखते जाइए, और आपको ये लगने लगेगा कि आपका टास्क ईजी हो गया है। इसी के साथ थैंक यू सो